जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा कि अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है और वो कौन से टॉपिक्स होंगे या ये कैसे रिलेट करता है, चैप्टर नंबर 1 कैसे रिलेट करेगा आगे आने वाले चैप्टर्स के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं बाय द वे, और जो बच्चे फाउंडेशन से हैं उन्होंने ये टॉपिक को बारहा पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे इसकी डिस्कशन करेंगे। बेसिक्स आपको तकरीबन सेम नजर आएंगी, लेकिन आगे जाके एक एरिया के ऊपर जाके ये आपको एडवांस्ड नजर आएगा। और जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बेस है, इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। उसकी वजह ये है कि आपके बहुत सारे टॉपिक्स आगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इसी टॉपिक के ऊपर बेस करेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इट इज अ फाउंडेशन टॉपिक जो है फॉर द ऑल द अदर टॉपिक्स, और जितनी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी उतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और आप इजीली मुश्किल टॉपिक्स को भी आराम से समझ सकेंगे। चैप्टर 2 का जो नाम है वो है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। इसको हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर के नाम से भी जानते रहे हैं पहले, लेकिन यहाँ पे हम इसको कॉस्ट क्लासिफिकेशन का नाम देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आ रही है वो है कॉस्ट क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि हम इस पेपर के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों को ही पढ़ते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग को समझने के लिए सबसे पहली बात होती है कि हमें कॉस्ट के बारे में पता हो कि कॉस्ट क्या चीज है। ठीक है, कॉस्ट होती है जी, इसको हम कहते हैं कि कोई भी लागत, यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट बनानी है, उसके ऊपर आपका कोई खर्चा हो रहा है, प्रोडक्ट को बनाने पे या चीज को बेचने पे कोई भी खर्चा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, सो लागत या खर्चा फॉर डीलिंग विद द प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट में डील करते हैं तो आपकी जो उसके ऊपर लागत आती है दैट इज अ कॉस्ट। अगर आप कोई चीज सर्विस, आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जैसे कि क्रेसेंट कॉलेज में एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आपकी कोई ना कोई लागत आएगी, कोई ना कोई खर्चा होगा। उसको भी हम क्या नाम बोलेंगे, क्या कहेंगे? उसको कॉस्ट बोलेंगे। जैसे कि ये शर्ट है, इस शर्ट को बनाने पे मेरी कोई लागत आएगी, प्रोडक्ट है, किसी ने चीज बनाई मेरे लिए, तो जो गारमेंट्स बनाने वाला जो शर्ट बना रहा होगा उसके ऊपर उसका कोई ना कोई खर्चा आ रहा होगा बनाने के ऊपर, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? कॉस्ट का नाम दे रहे हैं। अब कई जगह पे हम कॉस्ट को, स्टूडेंट्स जो है कॉस्ट और एक्सपेंस को आपस में मिक्सअप कर देते हैं। कॉस्ट और एक्सपेंस को है दोनों ही खर्चे, लेकिन जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, खास तौर पे कॉस्ट की बात करते हैं, तो हमारा मतलब ये होता है कि चीज को बनाने पे या चीज को बेचने पे जो खर्चा होता है, खास तौर पे बनाने पे, ये बात याद रखने वाली है कि अगर आप कोई चीज बना रहे हैं उसके ऊपर कोई खर्चा होता है जिसको हम लागत का नाम देते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट बोल रहे हैं। ठीक है जी। और एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस वो होता है जैसे कि रूटीन के खर्चे हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप शर्ट बना रहे हैं तो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली क्या है? हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है। ठीक है, आगे चल के हम बात करेंगे इन्वेंट्री के हवाले से भी। सो वहां पे हम देखेंगे कि इन्वेंट्री क्या होती है? ऐसा स्टॉक जो अनसोल्ड रहता है, जो नहीं बिका, उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो कॉस्ट का मतलब हम क्या यहां पे क्या ले रहे हैं कि जब हम प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमारा खर्चा क्या हो रहा है, और अदर देन द कॉस्ट या वो खर्चे जो इसके अलावा हो रहे हैं उसको हम कहां पे लेके जाते हैं? एक्सपेंसेस में लेके जाते हैं। जैसे बिजली का बिल है, जैसे रेंट है, जैसे आपकी इंश्योरेंस है, उसको हम कहते हैं, जैसे मार्केटिंग है, हम कहते हैं यार ये प्रोडक्ट के साथ नहीं है लेकिन ये खर्चे हो रहे हैं बिजनेस को चलाने में। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब हम आते हैं डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन की बात करते हैं। वो कहता है कॉस्ट इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। यहां पे जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? प्रोड्यूस का। कि अगर आपने कोई चीज बनानी है या आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है या उसके ऊपर हमारे जो रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होते हैं? अब समझने की बात है, रिसोर्स क्या होता है? टर्मिनोलॉजी है, किसी ने पढ़ा भाई जी रिसोर्स के बारे में? वसाइल, रिसोर्सेज बोलते हैं, उर्दू में वसाइल बोलते हैं।
जैसे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारे वसाइल दिए हुए हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हुए हैं, वो तो अलग बात है कि हम उसका मिस यूज करते हैं, ठीक है। अब रिसोर्स हमारे लिए कौन सा होता है? बेसिकली जो वसाइल हमारे पैसों की शक्ल में, अगर आपने कोई चीज बनानी है, उस पर आपका कोई रिसोर्स कंज्यूम हो रहा है, खर्चा हो रहा है, पैसा लग रहा है, पैसा इज योर रिसोर्स, मनी इज योर रिसोर्स बेसिकली। सो ऐसा खर्चा जो मॉनेटरी वैल्यू में हो रहा है, पैसों की सूरत में हो रहा है, किस हवाले से? चीज को बनाने में। अब हमने इससे पहले बाय द वे कॉस्ट की डेफिनेशन देखी थी कि कॉस्ट इज एन एक्सपेंस इंकर टू मेक अ प्रोडक्ट और टू डील विद द प्रोडक्ट एंड टू प्रोवाइड द सर्विसेज वगैरह वगैरह, टू रन द डिपार्टमेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। यहां पे हम ये कह रहे हैं कि यार वो रिसोर्सेज जो मॉनेटरी वैल्यू में हम खर्चा कर रहे हैं किसी चीज को बनाने पे या सर्विसेज को प्रोवाइड करने पे, वो जो खर्चा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट बोल रहे हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? डेल कंपनी ये लैपटॉप बनाती है फॉर एग्जांपल, इस लैपटॉप को बनाने पे कोई ना कोई कॉस्ट लग रही होगी। कौन कौन सी कॉस्ट लग रही होगी? स्क्रीन की कॉस्ट लग रही होगी, पार्ट्स की कॉस्ट लग रही होगी, इसके अलावा उसकी पैकिंग की कॉस्ट लग रही होगी, इसके अलावा और कौन सी खर्चा आ रहा होगा? जो बनाने वाला है लेबर की कॉस्ट भी लग रही होगी, लेबर का खर्चा भी हो रहा होगा। इसके अलावा हम अगर कोई और मशीनरीज भी यूज करें असेंबल करने के लिए, उसका भी तो खर्चा हो रहा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट बोल रहे हैं। हम गाड़ी बनाते हैं, गाड़ी बनाने की कॉस्ट क्या है? जैसे कि मेटल यूज कर रहे हैं, आप इंजन यूज कर रहे हैं, वो सारे पार्ट्स और मटेरियल्स वगैरह जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है? खर्चा है उस चीज को बनाने पे। अब हम आते हैं डिफरेंट बिजनेसेस की बात करते हैं। डिफरेंट बिजनेस में कैसी कॉस्ट हो सकती है? जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस वो होते हैं जो एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं, एक चीज से दूसरी चीज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की, लाइक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, लाइक कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर, लाइक कार मैन्युफैक्चरर, लाइक सीमेंट मैन्युफैक्चरर, लाइक शुगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। वो कहता है कि जी जब आप अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में हैं और उसके ऊपर आप कोई स्टील यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। चीज को बनाने पे आपकी कोई अगर आपने स्टील इस्तेमाल की है तो वो किस में जाएगा? वो कॉस्ट में जाएगा, इसलिए कि स्टील से ही आप चीज बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ियां बना रहे हैं, स्टील से बनती है, ठीक है। इसी तरह आप लेबर को यूज कर रहे हैं टू मेक अप प्रोड्यूस अ कार, दैट इज योर कॉस्ट। अगर हम बात करें सर्विस कंपनी की, सर्विस बिजनेसेस की, सर्विस बिजनेसेस क्या होते हैं? जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्रेसेंट कॉलेज सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हॉस्पिटल्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अकाउंटेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बैंक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यूफोन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स हॉस्पिटल या जिना हॉस्पिटल क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने पे हमारा खर्चा नहीं होता? होता है। अकाउंटिंग फर्म सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्या खर्चा होता है अकाउंटिंग फर्म को चलाने का? आपने अपने जो है पार्टनर्स उनको पे करना है, आपने बिजली का बिल देना है, वो भी तो कॉस्ट है। सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो दैट इज अ कॉस्ट, ठीक है जी। सब्सक्रिप्शंस वगैरह जो आप पे करते हैं सॉफ्टवेयर्स वगैरह की, तो वो हमारा सर्विसेज बिजनेसेस का खर्चा होगा। क्रेसेंट कॉलेज का कॉस्ट क्या होगी? टीचर्स की जो कॉस्ट है। इसी तरह आप जो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई लेक्चरर्स हैं, फुल टाइम है या पार्ट टाइम है या विजिटिंग पे हैं, आप उनको पे करते हैं, दैट इज अ कॉस्ट। आप कोई रेंट पे करें, दैट इज अ कॉस्ट। समझ आ रही है बात कि नहीं? इसी तरह रिटेल बिजनेसेस हैं। रिटेल बिजनेसेस कौन से होते हैं? जो छोटे पैमाने पे काम करते हैं या ट्रेडिंग पे काम करते हैं, एक चीज को एक जगह से खरीदते हैं और आगे प्रॉफिट रख के आगे बेच रहे होते हैं। अब रिटेल बिजनेसेस की कॉस्ट क्या हो सकती है? रिटेल बिजनेस जो है वो चूंकि चीज बना नहीं रहा, लेकिन वो क्या करता है? खरीदता है, एक पार्टी से खरीदेगा और आगे प्रॉफिट रख के बेच देगा। जिस चीज को, जिस कीमत पे वो चीज को खरीदेगा, बाय करेगा, जो बाय करने की क्या होगी? कॉस्ट होगी। परचेज करने की कॉस्ट होगी, उसको हम कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। तो ये एग्जांपल्स हैं डिफरेंट बिजनेसेस के कॉन्टेक्स्ट में। आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट क्या होती है। रिवाइज करते हैं थोड़ा सा यहां पे। कॉस्ट को मैंने क्या बताया कि ऐसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मॉनेटरी रिसोर्सेज, पैसे में जिसका आपका खर्चा हो रहा है किसी चीज को बनाने पे या सर्विसेज प्रोवाइड करने में, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट बोल रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट क्या हो सकती है, जो लागत आ रही है आपकी स्टील को यूज करने की या आपने को वर्कर्स को पेमेंट की है, दैट इज द कॉस्ट। चूंकि बनाने से रिलेटेड है, चीज को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड है। सर्विसेज में क्या होगा, जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी, चूंकि सर्विसेज लेबर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, तो लेबर को जो आप पे करेंगे, वर्कर्स को जो पे करेंगे, वो भी क्या होगी, कॉस्ट होगी। इसी तरह अगर हम बात करें रिटेल बिजनेस की, रिटेल बिजनेस में मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम कोई चीज खरीदते हैं एक जगह से और उसका किराया भी देते हैं, शिपिंग कॉस्ट भी देते हैं, परचेज कॉस्ट भी देते हैं, वो हमारी कॉस्ट कहलाएगी। यहां पे हमारा जो सिलेबस है, जो एमए का सिलेबस है या एफएमए का सिलेबस है, उसके अंदर हम ज्यादातर बात कर रहे होंगे किस बिजनेस की, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होते हैं ना, जो डील करते हैं एक चीज को दूसरी चीज से बनाने से, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस में आते हैं। जैसे गाड़ियां बनाने वाला जो बिजनेस है, दैट्स नॉट अ सिंपल बिजनेस, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, फिर बड़े पैमाने पे आप कारोबार कर रहे होते हैं, आप गाड़ियां बना के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टोयोटा है या होंडा है, तो उनकी जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी अमाउंट में नहीं होगी। तो अगर आप प्रैक्टिकली भी किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम करते हैं एज एन अकाउंटेंट के तौर पे, सो योर अंडरस्टैंडिंग विल बी फॉर बेटर देन द अदर इंडस्ट्रीज। अब सर्विसेज जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, लेस कॉम्प्लेक्स होती हैं, चूंकि स्मॉल स्केल पे काम कर रहे होते हैं। जैसे आप छोटी सी फर्म चला रहे हैं, कंसल्टेंसी कंपनी चला रहे हैं, आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है, तो वहां पे कॉस्ट भी आपकी थोड़ी होंगी। बात समझ आ रही? रिटेल बिजनेस है, एक दुकानदार है आपके क्या कहते हैं इलाके के अंदर, वो जो दुकानदार है उसकी एक ही दुकान है, वहां पे टाइप ऑफ द कॉस्ट विल बी लेसर एज कंपेयर्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के ऊपर। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कैटेगराइज करना। क्या मतलब हुआ बेटा, कैटेगराइज करना। अब कॉस्ट बहुत सारी लग रही होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें होंडा की, होंडा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, गाड़ियां बनाते हैं, ठीक है जी। होंडा बेसिकली रोबोटिक हैंड्स भी बनाते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपके हाथ इस्तेमाल होते हैं ना, रोबोटिक हैंड्स गाड़ियां असेंबल करने के लिए, वो भी बनाते हैं होंडा वाले। इसी तरह होंडा जो है वो आपके रोबोट्स भी बनाते हैं, ठीक है। होंडा जो है वो आपके जेट्स भी बनाते हैं, ठीक है जी। ये जो प्लेन्स होते हैं, जो आपके प्राइवेट जेट्स होते हैं, होंडा कंपनी बनाती है। गाड़ियां बनाने की हद तक नहीं है, होंडा मोटरसाइकिल भी बनाती है। होंडा इसके अलावा आपके कुछ पार्ट्स और कुछ इक्विपमेंट्स जो है ना, जो आपके मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, होंडा कंपनी वो भी बनाती है। जैसे आपने नाम सुना होगा मित्सुबिशी का, किसी ने सुना है नाम? मित्सुबिशी कार्स आप देखते हैं अक्सर। मित्सुबिशी जो है वो गाड़ियां ही नहीं बनाती, इसके अलावा एसीज भी बनाते हैं, इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट्स भी बनाते हैं, ठीक है जी, मित्सुबिशी। इसी तरह आपने जो नाम सुना होगा फिलिप्स का, फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, ठीक है। हम कहते हैं जी ये सिर्फ रेफ्रिजरेटर्स वगैरह बनाते हैं, फिलिप्स कंपनी उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है, लेकिन वो हम इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो फिलिप्स बनाती है। ले जी, अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से क्या मुराद है, कैटेगराइजेशन। चूंकि बिजनेसेस जो हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यूज कर रहा था होंडा कंपनी, होंडा कंपनी जो है उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल उनकी कोई 15-20 प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो छोटे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ वो जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो लेस एक्सपेंसिव हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मोर एक्सपेंसिव हैं। समझ आ रही है बात? और मेन प्रोडक्ट उनकी क्या है, गाड़ियां, जिसको हम होंडा को जानते ही उस वजह से हैं कि गाड़ियां बनाते हैं जी। अब होंडा कंपनी के अंदर बहुत सारी कॉस्ट लग रही होती हैं। जैसे कि अगर आपने गाड़ियां बनानी है उस पर कॉस्ट जरा डिफरेंट लग रही होगी, आप प्राइवेट जेट्स बनाते हैं उस पर कॉस्ट डिफरेंट लग रही होगी, आप अगर कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स बना रहे हैं उस पर कॉस्ट की टाइप्स डिफरेंट होंगी, और लातादाद तकरीबन आपकी कॉस्ट लग रही होती हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि कॉस्ट को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। कॉस्ट को हम जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना ही हमारा प्रॉफिट्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। और हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई बिजनेस रन करते हैं, सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं,
हमारा जो बिजनेस है उससे रिलेटेड हमें यह पता हो कि हमारी कॉस्ट कौन कौन सी लग रही है। इसलिए कि कॉस्ट ऐसी भी हो सकती है जो चीज को बनाने पे लग रही है, और कॉस्ट ऐसी भी हो सकती है जो चीज को बनाने पे नहीं लग रही होती। मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि कुछ ऐसी कॉस्ट है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसको हम कॉस्ट कहते हैं, और कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनको हम कॉस्ट नहीं कहते, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। तो इज इट नॉट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द एक्सपेंसेस? समझ आ रही है बात कि नहीं? एक्सपेंस कॉस्ट हो सकता है, लेकिन कॉस्ट एक्सपेंस मोस्टली नहीं होती। हम हर कॉस्ट को एक्सपेंस के तौर पे डील नहीं करते। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब हम ये कहते हैं कि यार बहुत सारी कॉस्ट लग रही होती हैं। एक अगर आप गाड़ी बना रहे हैं, एक मॉडल की गाड़ी बना रहे हैं, उस पर आपकी कॉस्ट बहुत तरह की लग रही है। इंजन की कॉस्ट लग रही है, स्टील की कॉस्ट लग रही है, असेंबलिंग की कॉस्ट लग रही है, आपके जो एनर्जी यूज हो रही है उसके ऊपर बनाने पे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट लग रही है, रेंट लग रहा है, और बहुत सारे खर्चे लग रहे हैं। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट ये आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि आप कॉस्ट को प्रॉपर क्लासिफाई करें, उसकी प्रॉपर कैटेगरी बनाएं कि यार ये कॉस्ट मेरी चीज को बनाने पे आती है, ये कॉस्ट मेरी चीज को बनाने पे नहीं लगती। अगर मुझे ये पता है कि मेरी चीज पे बनाने पे कॉस्ट कौन सी लग रही है और मैं उसको कंट्रोल कैसे करना है, या कौन सी टेक्निक्स यूज करके मैं कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता हूं, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉस्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। जब तक मुझे इस क्लासिफिकेशन का नहीं पता होगा, आई विल नॉट एबल टू कट डाउन माई कॉस्ट एंड टू इंक्रीज माई प्रॉफिट्स। यहां तक बात समझ आती है? अब हम उसके लिए सबसे पहला काम कॉस्ट कैटेगराइजेशन का है, अलग अलग करना है कॉस्ट को। ये ऐसे ही है कि आपके सामने बहुत सारी रद्दी पड़ी हुई है घर में, और आप उस रद्दी की क्या करते हो, छांटी करते हो कि यार कौन सी देने वाली रद्दी है जिसको मैं बेचूंगा, और कौन सा ऐसा पेपर है, कौन सा ऐसा पेपर वर्क है जिसको मैं बेच नहीं सकता। आप उसके अंदर कुरानी जो है वो सफे भी देख रहे होते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई आयत तो नहीं लिखी हुई जो मैं बेचने जा रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप क्या करते हो, उसको ग्रुपिंग करते हो, क्लासिफाई करते हो। यू गॉट माई पॉइंट? इसी तरह आप और बहुत सारे एरियाज में आप अपनी कॉस्ट को क्या करते हो, यानी कि आपको कैटेगराइज करना पड़ता है। हम अपने स्टूडेंट्स को कैटेगराइज कर रहे होते हैं, ग्रुप कर रहे होते हैं। हम कहते हैं यार ये स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये वाले स्टूडेंट जो हैं ये एक साइड पे बैठेंगे और दूसरे स्टूडेंट दूसरी साइड पे बैठेंगे, मैंने ग्रुपिंग कर दी। तो कॉस्ट की भी ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट है और कॉस्ट की क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन हेल्प्स मैनेजर प्लान कंट्रोल। ये प्लान एंड कंट्रोल का वर्ड दोबारा आ रहा है जो हमने सीखा था चैप्टर 1 के अंदर। आप यहां से इस्लामाबाद जा रहे हो घूमने फिरने के लिए, प्लानिंग कर रहे हो, आप अपनी कॉस्ट देखते हो कि यार मेरी कॉस्ट कौन कौन सी आएगी। गॉट इट? फिर आप उस कॉस्ट को फर्दर ग्रुप करते हो कि कौन सी कॉस्ट मेरी ट्रैवलिंग की है, कौन सी कॉस्ट मेरी खाने पीने की है, कौन सी कॉस्ट मेरी रिहाइश की है। करते हो कि नहीं करते ग्रुपिंग? जब आप वापस आते हो आप ये कहते हो कि यार मेरा इतना खर्चा हुआ था खाने पीने पे, इतना खर्चा हुआ था रहने पे, इतना खर्चा हुआ था घूमने फिरने पे। एग्रीड? सो प्लानिंग करते हुए आपको कॉस्ट का ख्याल करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे ये किस में हेल्प करेगा, कंट्रोल करने में। मैंने अभी आपको बताया कि कॉस्ट को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे प्राइसिंग द प्रोडक्ट्स। जब आपने कोई चीज बेचनी है, बेचने के लिए प्राइस कैलकुलेट करते हैं आप, ऐसे ही है कि इस कीमत पे बेचूंगा तो क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट रखते हैं। तो इसका मतलब है कि जब आपने चीज की, प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए भी आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज मैं किस कीमत पे बेचूंगा और उसको बेचने की मेरी कॉस्ट कौन कौन सी लगेगी। सो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्रिपेयर द बजट्स। स्टूडेंट आगे चल के इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, पूरा हमारा 3-4 चैप्टर्स हैं बाय द वे बजट्स के हवाले से, बड़ी डिटेल में बजटिंग की बात हो रही है। बजट्स बनाने में भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कॉस्ट मेरी फिक्स्ड रहेगी, कौन सी मेरी वेरिएबल होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लानिंग कर रहे हैं ना, बजट्स आर प्लान्स बेसिकली।
जिसको हम सीखेंगे आगे चल के। और उस प्लानिंग में हमें क्या करना है, कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसकी ग्रुपिंग के बारे में पता होना चाहिए, एंड मेकिंग द डिसीजंस लेने के लिए भी हमें कॉस्ट की ग्रुपिंग का पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब डिसीजन कौन कौन से ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेक और बाय। मेक और बाय का मतलब क्या होता है कि खुद से चीज बनाऊंगा या बनी बनाई लेके आगे बेच दूंगा। इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग डिसीजंस। क्या बेटा बोलते हैं? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्स करूंगा या खुद बनाऊंगा। खुद बनाने पे क्या कॉस्ट आएगी और बनी बनाई लेके आगे बेचने पे क्या कॉस्ट आएगी। जैसे लिवाइस कंपनी है, लिवाइस जीन्स का नाम सुना होगा आपने। वो क्या करते हैं, वो चीज को, जो यूएस कंपनी है वो पाकिस्तान में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को क्या किया हुआ है, आउटसोर्स किया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग यहां से होती है और उसको टैगिंग वगैरह यूएसए में होती है, उसकी पैकिंग यूएसए में होती है। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि कई दफा पैकिंग की वजह से भी आपकी प्राइस पे इंपैक्ट आता है। अब यहां पे ये जो फैसला करना है उसके लिए हमें कॉस्ट की क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए। खास तौर पे हमें ये पता होना चाहिए कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है और कौन सी कॉस्ट मेरे से रेलेवेंट नहीं है। इसके अलावा डिसकंटिन्यूएशन। डिसकंटिन्यूएशन से क्या मुराद है, इसको हम बोलते हैं शट डाउन, डिसकंटिन्यू करना, एक चीज को बंद कर देना। प्रोडक्ट बना रहे थे पहले, अब हमने डिसाइड कर लिया यार अब हमने नहीं बनानी क्योंकि लॉस मेकिंग है, तो बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसको बंद कर दिया जाता है। अब बंद करने से रिलेटेड कॉस्ट कौन सी हो सकती है, उसके लिए हमें ग्रुपिंग की जरूरत है। यहां तक कोई सवाल आप लोगों का, कोई क्वेश्चन ज़हन में आता है? चलें जी आगे। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट की क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि इसने बहुत जगह पे इस्तेमाल होना है। इसने कॉस्ट कंट्रोल में इस्तेमाल होना है, इसने इस्तेमाल होना है बजटिंग के अंदर, प्लानिंग के अंदर, इसने इस्तेमाल होना है कहां पे, प्राइसिंग डिसीजन के अंदर। अब हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, एग्जांपल्स देने लगूंगा आपको। प्राइसिंग डिसीजंस, जब हम चीज की कीमत का फैसला कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह ताला आप पीएम में पढ़ेंगे। प्राइसिंग डिसीजंस कहां पे पढ़ेंगे बेटा? पीएम के पेपर में, स्किल्स के पेपर में, कि प्रोडक्ट की जो कीमत है, प्राइस है, उसका फैसला कैसे किया जाता है। लेकिन यहां पे हम जो बात कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं कि प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो प्राइसिंग डिसीजंस में हम ये देखते हैं कि हमारी कम से कम कॉस्ट कितनी आएगी चीज को बनाने में। दूसरे नंबर पे बजटिंग। बजटिंग में हम बजट बना रहे हैं, हमने ये देखना है कि मेरी फिक्स कॉस्ट क्या होगी, जैसे मेरी सैलरीज क्या होंगी लोगों की, मेरा रेंट कितना होगा। मैंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बजट बनाना है, प्लान करना है, तो उसके अंदर मुझे फिक्स कॉस्ट देखनी पड़ेगी। आगे हम डिटेल में बात करेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल की। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी कोई वेरिएबल कॉस्ट या ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी के साथ बढ़ती हैं या कम होती हैं, वो क्या क्या है। फिर तीसरी एग्जांपल, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि आगे आपने किसी से बनी बनाई चीज खरीदनी है, उसकी कॉस्ट क्या होगी। इसके अलावा आउटपुट डिसीजंस। आउटपुट डिसीजंस का मतलब क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आउटपुट डिसीजंस का मतलब है कि एज अ प्रोडक्शन मैनेजर मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं प्रोडक्शन को बढ़ाऊं तो कौन सी कॉस्ट बढ़ेंगी, कौन सी कॉस्ट नहीं बढ़ेंगी, कौन सी कॉस्ट कम हो जाएंगी। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉस्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। यहां तक कोई बात समझ ना आई हो? चलो आगे ले जी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की। पहली जो क्लासिफिकेशन है उसको हम बोलते हैं बाय एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन। कौन सी बेटा? बाय एलिमेंट्स। अब एलिमेंट से क्या मुराद है कि देखें, जब हम कोई चीज बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब मैं बार बार एग्जांपल आपको जो ज्यादातर दे रहा हूंगा ना, वो मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की दे रहा हूंगा। हम एक शर्ट बनाते हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, वो शर्ट बना रहा है। अब शर्ट को बनाने के लिए हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। जो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है ना, उसको हम बोलते हैं बाय एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन। हम ये कहते हैं कि यार इस शर्ट को बनाने की मेरी 3 तरह की कॉस्ट आएगी। कौन कौन सी? मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद
लेबर की कॉस्ट और उसके बाद एक्सपेंसेस, जिसको हम यहां पे नाम क्या देते हैं, ओवरहेड्स का। एग्रीड जी? मेरी कौन सी कॉस्ट लगेगी भैया? उषा का नाम क्या नाम था? उकाशा भाई। उकाशा भाई पहली कौन सी कॉस्ट लग रही है? मटेरियल की कॉस्ट, दूसरी लेबर की कॉस्ट और तीसरी एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो मटेरियल से रिलेटेड है। अब ये देखें शर्ट बनाने के ऊपर कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, किस चीज से ये प्रोडक्ट बन रही है, कौन सा मटेरियल है? क्लॉथ है, बटन्स हैं। और इसके ऊपर जो मेरा खर्चा होगा उसको मैं क्या नाम दूंगा? मटेरियल कॉस्ट। ये जिस बेंच पे आप बैठे हुए हैं ये कौन कौन से मटेरियल से बनी हुई है? लकड़ी से बनी है, फैब्रिक से बनी है, नेल से बनी है, स्टील लगा हुआ है, रबर लगा हुआ है, कहीं ना कहीं बोल्ट्स एंड नट्स लगे हुए हैं। दैट इज व्हाट? मटेरियल्स। अब इससे रिलेटेड जो कॉस्ट होगी वो मटेरियल कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है। लेबर की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट क्या होती है? वर्कर्स की कॉस्ट। वर्कर्स को जो पेमेंट हम पे करते हैं। अब ये आपने शर्ट बनानी है, आपको टेलर की जरूरत है। कपड़ा होगा तो टेलर शर्ट बनाएगा, कपड़ा नहीं होगा तो टेलर शर्ट नहीं बनाएगा। तो वर्कर से रिलेटेड जो कॉस्ट होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? लेबर कॉस्ट का नाम देते हैं। क्रेसेंट कॉलेज में लेबर कॉस्ट क्या होगी? अब मैंने सर्विस बिजनेस पे आ गया हूं आपको लेके जी। फैकल्टी, टीचर्स की जो कॉस्ट है वो क्या है? वो लेबर की कॉस्ट है, वर्कर्स की कॉस्ट है। टीचर्स आर द वर्कर्स, इसी तरह और वर्कर्स भी हैं। ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट भी हो गई, लेबर कॉस्ट भी हो गई। तीसरी कॉस्ट कौन सी होती है? एक्सपेंसेस, या जिसको हम ओवरहेड्स का नाम भी देते हैं। अदर देन द मटेरियल कॉस्ट, अदर देन द लेबर कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो ना मटेरियल से रिलेटेड है ना ही लेबर से रिलेटेड है, उसको कहां लेके जाते हैं? एक्सपेंस में। जैसे कि आपका रेंट है, जैसे कि आपका टेलीफोन का खर्चा है, जैसे कि आपका मार्केटिंग का खर्चा है, उसको हम कहां पे लेके जा रहे हैं? एक्सपेंस के तौर पे लेके जा रहे हैं। हमको किराया दे रहे हैं, दैट इज एन एक्सपेंस। हमको टैक्स दे रहे हैं, दैट इज एन एक्सपेंस। हमको इंश्योरेंस दे रहे हैं, दैट इज एन एक्सपेंस। बिकॉज इंश्योरेंस ना मटेरियल कॉस्ट का हिस्सा है ना लेबर की कॉस्ट का हिस्सा है, तो कहां जा रही है? एक्सपेंस में जा रही है। क्रेसेंट कॉलेज का मेजर खर्चा क्या है? एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं बताएं? रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूल की कॉस्ट है, जो आपके जनरेटर्स में डीजल वगैरह जो डलता है, वो कॉस्ट कहां जाएगी? एक्सपेंस में। हम कह रहे हैं कि यार ये ना मटेरियल से रिलेटेड है ना ये लेबर से रिलेटेड है, इसको हम कहां लेके जाएंगे? एक्सपेंस में लेके जाएंगे। बात समझ आती है? इसी तरह अगर हम बात करें होंडा कंपनी की, तो वहां पे खर्चे कौन से हो सकते हैं? एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं बताएं? आप बताएंगे। होंडा कंपनी है, उसके खर्चे कौन कौन से होंगे? मटेरियल कॉस्ट तो उसकी, अच्छा मटेरियल कॉस्ट की पहले बात कर लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट कौन सी होगी? गाड़ियां बना रहे हैं आप, प्रोडक्ट हमारी गाड़ी है। स्टील, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, इंजन्स, ये कहां पे जाएगी कॉस्ट? मटेरियल की कॉस्ट। लेबर में क्या जा रही है? वर्कर्स की, जो असेंबली वर्कर्स हैं, असेंबलिंग लाइन से काम कर रहे हैं, गाड़ियों के पार्ट्स को जोड़ रहे हैं, जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। ठीक है जी। मैकेनिकल इंजीनियर्स वगैरह, वो जो काम कर रहे हैं आपकी गाड़ी को बनाने में, वो कहां पे जाएगी उसकी कॉस्ट? लेबर कॉस्ट में। और इसके अलावा जो आप फैक्ट्री का रेंट है, एक्सपेंसेस मोर और लेस तकरीबन सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो ज्यादा खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। स्मॉल बिजनेस होगा तो उसके एक्सपेंसेस कम होंगे। अब हम आते हैं कि मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको हम डायरेक्ट मटेरियल भी बोल सकते हैं और इनडायरेक्ट मटेरियल भी कॉस्ट बोल सकते हैं। यानी कि आगे चल के हम इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इसी तरह लेबर कॉस्ट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, और इनडायरेक्ट को हम नाम देते हैं ओवरहेड्स का। सो पहली क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर ली। दूसरी क्लासिफिकेशन पे आते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन है जी हमारे पास बाय नेचर क्लासिफिकेशन। बाय नेचर हम ये कहते हैं कि दो तरह की कॉस्ट होती है।
एक कॉस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। क्या नाम देते हैं बेटा? डायरेक्ट कॉस्ट। और एक कॉस्ट होती है जिसको हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है जी जैन भाई, क्या कहती है डायरेक्ट कॉस्ट? कौन सी होती है? ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्ट के साथ आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी चीज को बनाने में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली एलोकेट कर सकते हैं। उस कॉस्ट को क्या नाम देंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको हम क्या नाम देंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट का। ठीक है जी। ऐसी कॉस्ट जो आप इजीली कंप्यूट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं चीज को बनाने में, उसको हम क्या नाम देंगे? डायरेक्ट कॉस्ट का। एग्जाम्पल के तौर पे यही शर्ट की एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एक शर्ट बनानी है, मुझे पता है यार 1.5 मीटर या 2 मीटर में शर्ट मेरी बन जाएगी, ड्रेस शर्ट। आपको किसी से पूछने की जरूरत पड़ी? ये हमारा नॉर्मल एस्टिमेट ही होता है ना। आप इस बेंच पे बैठे हुए हो, इस डेस्क पे बैठे हुए, आपको पता है यार एक शीट लगी होगी, तकरीबन एक शीट लगी होगी। आपको किसी से पूछने की कई दफा जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी कॉस्ट जो आप इजीली एंड फुली कंप्यूट या एलोकेट कर सकते हो प्रोडक्ट की कॉस्ट में, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। और ऐसी कॉस्ट जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई ना कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये जो टेबल है, ये जो डेस्क है, इसके ऊपर बताओ ग्लू कितने की इस्तेमाल हुई है? कैन यू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ दैट ग्लू विच इज यूज्ड टू मेक दिस टेबल? इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। आप कहेंगे सर जरा 1 मिनट ठहरें, मैं टेबल को जरा खोलता हूं, ठीक है, और कारपेंटर को बुलाता हूं, उससे एस्टीमेट लगवाता हूं कि बताएं कि जी इसमें ग्लू कितनी इस्तेमाल हुई है। लेकिन अगर आप फैब्रिक की बात करें, आप कहेंगे सर तकरीबन कोई 5 मीटर का कपड़ा लगा होगा, सर 2 शीटें लकड़ी की लगी होंगी इसमें बनाने में। एक आपका अंदाजा तो होता ही है ना, कारपेंटर की तो बाद में बारी आती है, लेकिन आपको अंदाजा है, आपने कहा यार ये टेबल इतनी लकड़ी इस्तेमाल हुई होगी। गेटिंग माय पॉइंट के नहीं? तो हम जो ग्लू है, ग्लू की कॉस्ट, अब एक पैकेट ऑफ ग्लू में आप 4 टेबलें बना लो थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करके, ठीक है। नेल्स जो मटेरियल है, मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, नेल्स जो है, अब मटेरियल कितना इस्तेमाल हो रहा होगा? आप कितने नेल्स लगा रहे होगे? अगर मैं आपसे पूछूं कितने नेल्स लगे हुए हैं, कितने नट्स एंड बोल्ट्स लगे हुए हैं, आप कहोगे सर 1 मिनट ठहरे जरा मुझे खोल के देखना पड़ेगा कितने इसके अंदर नेल्स लगे हुए हैं, फिर आप उसका एक एस्टीमेट लगाओगे। इसी तरह जो शर्ट है, मैं कहता हूं यार बताओ जरा इस पे आपका जो है वो फैब्रिक कितना लगा है, वो सॉरी थ्रेड कितना लगा है? आप कहेंगे सर 1 मिनट ठहरे, मैं आपको खोल के शर्ट पूरी खोलूंगा, डिसमेंटल करूंगा, फिर मैं इसको मापूंगा धागे को, और फिर मैं देखूंगा कि इसमें कितनी नलकियां लगी हैं। सो ऐसी कॉस्ट जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई ना कर सकते हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? इनडायरेक्ट का नाम देते हैं। मैं आपसे कहूं यार ये जो आपने कॉलेज को फीस पे की है, कॉलेज को पेपर पढ़ने के लिए जो फीस दे रहे हो, उसमें बताओ कि उसमें आपने रेंट का कितना खर्चा दिया है? उस प्राइस में जो हमने आपसे चार्ज किया है उसमें रेंट कितना डाला है? क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट इतने तेज जरूर होते हैं, इतने तेज जरूर होते हैं, उनसे पूछो ना यार ये जो तुमने कीमत, ये जो प्राइस आप पे कर रहे हो सर्विसेज लेने के लिए, टीचर्स को कितना पे किया होगा? उनको ये पता होता है कि घंटे के हिसाब से टीचर को पे कितना करते हैं। वो डायरेक्ट है। 1 घंटे का पता होता है कि हर घंटे में टीचर को ना तकरीबन को 3,000 रुपया मिलता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। ये 1 पर आवर का रेट है टीचर्स के लिए। तो स्टूडेंट को ये अंदाजा कहीं ना कहीं होता है, लेकिन रेंट का उतना अंदाजा नहीं होता। रेंट का अगर आपने देखना है तो आप क्या कहेंगे? अच्छा सर 1 मिनट बताएं ना जरा, कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं आपके कॉलेज में? मैं कहूंगा जी 1000 स्टूडेंट पढ़ता है। अच्छा सर रेंट कितना देते हैं? जी हमको 15 लाख रुपए रेंट देते हैं। तो क्या करेंगे आप?
आप एस्टिमेट लगा रहे होंगे कि अप्रोक्सीमेटली 15 लाख को डिवाइड करेंगे 1000 के ऊपर तो आपका पर स्टूडेंट 1500 रुपए का रेंट का खर्चा डिवाइड करेंगे। एस्टिमेट की जरूरत है। मैं ये कहता हूं यार कमीशन कितनी दी होगी हमने एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब कमीशन जो है दैट इज व्हाट यू कैन नॉट इजिली आइडेंटिफाई। ऐसी कॉस्ट जिसको आप इजिली आइडेंटिफाई ना कर सकें, इनडायरेक्ट। ऐसी कॉस्ट जिसको आप इजिली एंड फुली आइडेंटिफाई कर सकें, उसको क्या नाम देते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट का नाम देते हैं। अब हम इसके अंदर एग्जांपल ये यहां पे डायरेक्ट कॉस्ट को एक और भी नाम दे रहे हैं, उसका नाम है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट आ जाती है? सारी डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल। मैं ऊपर बता के आया हूं कि डायरेक्ट की टाइप्स क्या हो सकती है, मटेरियल की टाइप्स क्या हो सकती हैं? डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी हो सकती है। लेबर कॉस्ट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिसको हम नाम क्या देते हैं? ओवरहेड्स का। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं जी। अब डायरेक्ट मटेरियल है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी डायरेक्ट मटेरियल की, फैब्रिक, जो शर्ट का फैब्रिक इस्तेमाल हो रहा है मटेरियल है, तो डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आएगा कि यार वो जो मशीनें हैं, मशीन पे, जिस मशीन पे आप कपड़ा सीते हैं उसके अंदर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऑयलिंग के लिए, स्विंग मशीन्स को ऑयलिंग के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑयल है वो दैट इज अ मटेरियल कॉस्ट। आपने देखा होगा दर्जी ने अक्सर वो रखा होता है साथ, थोड़ा सा ऑयल रखा होता है मशीन में देने के लिए। ठीक है, दैट इज व्हाट? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब कितना ऑयल उस मशीनरी को देंगे ताकि आप उसके ऊपर सही से कपड़ा सी सकें, दैट इज व्हाट? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है जी। उसके बाद हम अगली एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट लेबर की। अब शर्ट बना रहे हैं, शर्ट बनाने के लिए आप जो अपने वर्कर को, जो टेलर को घंटों के हिसाब से पे कर रहे हो, या आप उसको डेली की दिहाड़ी दे रहे हो कि यार तुम्हें मैं डेली के 2000 रुपया वेजेस दूंगा, उस टेलर को जो आप 2000 रुपया दिन भर का दे रहे हो, जिसमें आप जितनी मर्जी शर्टें बनवा लो उसे 8 घंटों में जितनी वो बना सकता है, आप उसको जो पैसे दे रहे हो उसको कहां पे लेके जाएंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में लेके जाएंगे। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या होएगा कि जो टेलर के ऊपर सुपरवाइजर बैठा हुआ है, जो उसको चेक कर रहा है कि यार उसने सही शर्टें सी हैं या कोई गलती की है, कोई नाप में गलती की है, सुपरवाइजर को जो पैसे दे रहे होंगे। सुपरवाइजर कौन होता है? ये ऐसा वर्कर होता है जो खुद से इन्वॉल्व नहीं होता। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर को समझने के लिए, लेबर कॉस्ट को समझने के लिए हमें दो तरह के वर्कर्स को भी समझना पड़ता है। एक कहलाते हैं डायरेक्ट वर्कर्स और एक कहलाते हैं इनडायरेक्ट वर्कर्स। डायरेक्ट वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो अपने हाथ से काम कर रहे होते हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हूं, मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं। ऐसे वर्कर्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते उनको हम क्या नाम देते हैं? इनडायरेक्ट वर्कर्स। जैसे कि मैनेजर्स हो गए, जैसे कि सुपरवाइजर हो गए, जैसे कि सीईओ ऑफ द कंपनी हो गया, ऑनर ऑफ द बिजनेस, वो भी तो आपके कंपनी के लिए काम कर रहा है। डायरेक्टर्स हो गए, वो कौन है? वो इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं, उनको इनडायरेक्ट वर्कर्स बोलेंगे। तो इनडायरेक्ट वर्कर्स को जो आप पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो सैलरीज की फॉर्म में हो या वेजेस की फॉर्म में हो, उसको कहां लेके जाएंगे? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में लेके जाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम इस कैटेगरी के ऊपर आ रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पे क्वेश्चन में कई दफा घुमा देता है आपको, F2 के लेवल पे, MA के लेवल पे, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की क्लासिफिकेशन की बात करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करता है और वहां पे आपको घुमाता है। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके दीज आर वन ऑफ द मेजर एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, और इन एक्सपेंसेस के बगैर यूजुअली कंपनी प्रोडक्ट में डील
नहीं कर सकती। जैसे कि कंपनी जो है, एक आप शर्ट बना रहे हो, एक ब्रांड के नाम से बना रहे हो शर्ट, ठीक है जी। जैसे लिवाइस कंपनी है, लिवाइस एक ब्रांड है, एग्रीड। अब वो जो शर्ट है, जो ब्रांडेड शर्ट है, उसके लिए कोई ना कोई आप रॉयल्टी पे करते हो, कोई ना कोई कॉपीराइट्स पे करते हो, पेटेंट्स पे करते हो। जो पेटेंट्स की कॉस्ट है, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, या आपके ट्रेडमार्क्स हो गए, या आपके स्पेशल टूल्स आप कोई हायर करते हो, इसको हम कहां पे लेके जाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, बिकॉज इसके बगैर हम प्रोडक्ट में डील नहीं कर सकते। इसके अलावा और भी खर्चे हैं, रॉयल्टी पे कर रहे हो किसी को। अब रॉयल्टी इसलिए पे करनी पड़ती है, आपने उस प्रोडक्ट में डील करनी है, नहीं पे करेंगे तो नहीं डील कर सकते। इसी तरह फ्रेंचाइज फीस होती है, आपने फ्रेंचाइज का नाम लिया हुआ है, फ्रेंचाइज फीस पे करते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेजर एक्सपेंसेस होते हैं, और इसके बगैर आप प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील नहीं कर सकते। अब क्रेसेंट कॉलेज है, एक ही क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी है, इसका एक नाम रजिस्टर्ड है, ये एक खास एंटिटी है, और इस नाम से ही हम अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। इसको हमने रजिस्टर कराया हुआ है ताकि और बंदा कोई इस प्रोडक्ट में डील, इस सर्विसेज में डील ना कर सके। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कॉपीराइट्स या पेटेंट्स वगैरह रजिस्टर कराने पड़ते हैं, और तब जाके हम क्या कर सकते हैं? सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे जी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि आपका रेंट है, मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस है, जितने भी खर्चों की मैंने आपसे लिस्ट की बात की थी एक्सपेंसेस की, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टैक्सेस हो गए, ड्यूटीज हो गई, ये कहां जाएंगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम नाम क्या दे रहे हैं? ओवरहेड्स का। हम कहते हैं यार ये हमारे ओवरहेड्स हैं, चूंकि वी कैन नॉट इजिली आइडेंटिफाई देम। बात यहां तक क्लियर हो गई जी। तो हमने दो मेन क्लासिफिकेशंस अभी तक देखी। एक हमने बात की क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट्स, एक हमने बात की क्लासिफिकेशन बाय नेचर। अब यहां पे स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि जो हमारी जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम यहां पे नाम क्या दे रहे हैं? प्राइम कॉस्ट। यानी कि हमने कैटेगरी बना ली कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट से अलग कर दिया। हमने कहा डायरेक्ट कॉस्ट हमारी प्राइम कॉस्ट है, विच इज द सम ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट, एंड द सम ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड्स। सो अगर ओवरहेड्स का वर्ड आपके सामने आता है तो पहली चीज आपके ज़हन में क्या आनी चाहिए? कि ये डायरेक्ट की बात नहीं हो रही, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात हो रही है, ये ऐसे खर्चों की बात हो रही है जो कि इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं थे। ये वो खर्चे थे जो मैं इजीली कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। गॉट माय पॉइंट? तो डायरेक्ट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है प्राइम कॉस्ट के नाम से, और इनडायरेक्ट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है किस नाम से? ओवरहेड्स के। दोनों कॉस्ट ही हमारे लिए प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा होती है। हम जब प्रोडक्ट में डील करते हैं, मार्कर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रोडक्ट है, मार्कर बनाने के लिए मेरी कॉस्ट डायरेक्ट भी लग रही होगी इसके अंदर, और इनडायरेक्ट भी लग रही होगी। अब फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट खुद बनानी है, और आपने ये भी फैसला करना है कि मैं खुद बनाऊं या बनी बनाई ले लूं, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा खुद बनाएगी डायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगेगी, और कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगी जो मैं बचा लूंगा। समझ आ रही है बात? मैं यहां पे कहता हूं कि जी डायरेक्ट कॉस्ट मैंने कॉलेज में पढ़ना है, मेरी कुछ डायरेक्ट कॉस्ट है जो मैंने पे करनी है, बियर करनी है। जैसे कि मैंने डायरेक्ट कॉस्ट वर्कर्स को देनी है, टीचर्स को डायरेक्ट कॉस्ट देनी है। क्रेसेंट कॉलेज की मैनेजमेंट ये देख रही है कि हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी है, उसकी क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है। और आगे चल के इंशाल्लाह ताला जब आप एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे अकाउंटिंग के अंदर,
IAS 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो इंशाल्लाह आपके FA के अंदर या FFA के सिलेबस के अंदर आएगा, वहां पे इन्वेंट्री का पूरा एक्सटेंडेड है। तो वो ये कहता है कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, या वो कहता नहीं बनाएंगे। तो वहां पे भी बात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कहीं ना कहीं आएगी। आप हमारा अपना जितना भी अकाउंटेंसी का सिलेबस है, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वहां पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की होनी चाहिए। तो इसको यहां पे हम समराइज करते हैं, रिवाइज करते हैं कि डायरेक्ट में हमने ज़हन क्या बात की, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट होती है और इजिली आइडेंटिफाइबल होती है, एंड यू कैन फुली आइडेंटिफाई ऑल्सो। You don't need to estimate it. You don't need to use the estimation for that. Because आप easily identify कर पा रहे हो। ऐसी कॉस्ट जिसको आप easily identify नहीं कर पा रहे, उसके लिए indirect cost का word use करते हैं। अब direct और indirect की एक और भी बात करता हूं कि ये आपकी डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी हो सकती है। आपको एग्जाम के अंदर एक मिनी सिनेरियो दे देता है, कहता है यार ये डिपार्टमेंट है, इसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट बताओ कौन कौन सी होगी। जरूरी नहीं हर दफा वो प्रोडक्ट के हवाले से पूछेगा यार प्रोडक्ट की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। वो आपसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कैलकुलेट करवा सकता है कि यार ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी। आपसे वो ये भी कह सकता है कि यार एक डिवीजन है, आपका बिजनेस का सेगमेंट है, बिजनेस का डिवीजन है, एक खास यूनिट है, उसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जो डिस्कशन है ना, ये पूरी आखिर तक चलती है। और हम अगर प्रैक्टिकली बात करें ना, प्रैक्टिकली एज एन अकाउंटेंट जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको ये बड़े इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहां पे रोला ये पड़ा होता है अक्सर औकात कि हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना आ रहा होता एज एन अकाउंटेंट। आपका सुपरवाइजर कहता है यार ये इनडायरेक्ट कॉस्ट थी, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सर मैं कौन सी बेस यूज करूं, सर मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, सर मैं इसको कैसे एस्टिमेट करूं। एस्टिमेशन का फॉर्मूला ही नहीं लग रहा होता। समझ आ रही है बात। अब रेंट मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करूंगा यार, एरिया की बेस पे करूंगा, यार मैं इसको जो है वो स्क्वायर फीट की बेस पे करूंगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे कि आपका इम्तियाज स्टोर है। इम्तियाज स्टोर के अंदर आपकी शेल्फ्स लगी हुई हैं, ठीक है जी, वो जो आपकी रैक्स लगे हुए हैं। अब एक रैक वहां पे पड़ा हुआ है, उसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 3 फुट है और उसकी विड्थ जो है वो तकरीबन 1.5 फुट की है। आपने कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, अपना जो रेंट पे कर रहे हो उस बिल्डिंग का आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है कॉस्ट ऑफ द रेंट ओवर द रैक्स। कैसे करोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि रैक्स कितने हैं, फिर आप उसका देखोगे उसने सरफेस कितनी ऑक्यूपाई की हुई है आपके फ्लोर के ऊपर। तो ये प्रैक्टिकली आपको तंग करती है बात कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। अब मसला ये, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, इसके लिए हमारे पास अलग से एक चैप्टर पड़ा हुआ है ओवरहेड्स का। वहां पे हम ये सीखते हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना तो है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमारी प्रोडक्ट में सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट ही लग रही है। भाई डायरेक्ट के अलावा इनडायरेक्ट भी तो लग रही है। मार्केटिंग दे रहे हो, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का खर्चा कर रहे हो, मार्केटिंग का जो खर्चा कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर रहे हो, कॉस्ट तो लग रही है ना, इनडायरेक्ट है। आप जर्नल मैनेजमेंट कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, खर्चा तो लग रहा है कि नहीं लग रहा, उसको भी तो जाना चाहिए प्रोडक्ट की कॉस्ट में कि नहीं जाना चाहिए। क्या जब हम आपसे प्राइस चार्ज करते हैं और हम अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, क्या हमने बिजली का खर्चा आपकी कॉस्ट में नहीं डाला होगा? डाला होगा। हमने क्या ये रेंट का खर्चा नहीं आपसे चार्ज कर रहे होंगे भाई। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कॉस्ट को ही हमें कैलकुलेट करना है और प्रोडक्ट की कॉस्ट में उसको शेयर करना है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया।
और आगे चल के इंशाल्लाह हमारे पास 2 चैप्टर्स आएंगे जो ओवरहेड्स के ट्रीटमेंट के हवाले से होंगे। एक ओवरहेड्स का है और एक उससे आगे आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल की जो कॉस्ट है वो चैप्टर नंबर 3 है इंशाल्लाह हमारा डिस्कशन। इस चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 में मटेरियल कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें, देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लेबर की कॉस्ट, कि लेबर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। वो पूरा चैप्टर ही लेबर के हवाले से है, चाहे वो डायरेक्ट लेबर की बात हो या इनडायरेक्ट लेबर की बात हो। यहां तक कोई सवाल है आपका भैया? आपको ये सारा जोर मैं इसलिए लगा रहा हूं, इन बच्चों की तो बेस है माशाल्लाह, आप रॉ हैं इस वक्त। आपकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी बच्चों की, बाकी सबकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए कि बिकॉज यू डोंट हैव द बेस। इसलिए मैं आपसे बार बार पूछूंगा, तंग नहीं पड़ना। जी भैया बताएं, कोई सवाल यहां तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में या बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन में कोई इशू है? मेरी आदत है मैं इतनी दफा सवाल पूछता हूं, बार बार पूछूंगा, ये कंफर्म करने के लिए समझ आई है कि नहीं आई। उसकी वजह यह है कि यार अगर आपके पास राइट कॉन्सेप्ट है ना, आपको मसला नहीं होता। और अगर आपका कॉन्सेप्ट ही खराब है तो उसको ठीक करने के लिए हम मौजूद तो हैं, लेकिन अगर आपने खुदा ना खास्ता गलत कॉन्सेप्ट कैरी कर लिया, आगे चल के आप पीएम में और उसके जो बाप है एपीएम, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, या आगे जहां जहां पे कॉस्ट की बात हो रही है वहां पे आप फंसेंगे। जी कोई सवाल? क्लियर? पूछ सकता हूं आपसे? चलें जी। अगर हम एक हैंडबैग बना रहे हैं, हैंडबैग बना रहे हैं, कंपनी है जी आपकी बाटा कंपनी। बाटा कंपनी हैंडबैग बनाती है लेडीज के लिए, ठीक है जी। उसकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होगी? लेदर। वेरी गुड। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कौन सी होगी? ग्लू हो सकती है और थ्रेड हो सकता है, ठीक है जी। तो ये आपने बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स, जो मैंने बेसिक एग्जांपल से आपसे सिर्फ ये देखा कि यार आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है मटेरियल की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। लेबर की कॉस्ट कौन सी होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? जो वर्कर जो उस बैग को सी रहा है, उसको असेंबल कर रहा है, कटिंग करता है, उसको डिजाइन करके उसको असेंबल करता है, सारे पार्ट्स को, जिप को जोड़ता है, लेदर को कट करके जोड़ देता है, वो कौन है? वो कौन सी कॉस्ट होगी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या आएगा? जो सुपरवाइजर वहां पे बिठाया हुआ है आपने उसके सर के ऊपर के सही सी रहा है या नहीं सी रहा, सही डिजाइन एज पर द पैटर्न काम कर रहा है कि नहीं कर रहा वो बंदा सुपरवाइजर, उसकी जो कॉस्ट है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। आपने यहां पे नेचर देखनी है कि नेचर क्या है उसकी, ठीक है जी। अब हम चलते हैं तीसरी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, और ये क्लासिफिकेशन बारहा हमारे एमए के सिलेबस में और पीएम के सिलेबस में बारहा आती है। बहुत आसान सी डिस्कशन है, इसमें कोई भी इतनी टेक्निकलिटी नहीं है। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, बड़े ध्यान से समझ रहे हैं, इसलिए कि इसने बजटिंग में आपको तंग करना होता है, इसने आपको वेरिएंसेस में भी तंग करना होता है। आगे जो हमारे टॉपिक्स आएंगे इंशाल्लाह ताला पीएम में, सॉरी एमए के अंदर, इसने आपको तंग करना है। आगे प्राइस के अंदर बड़ा तंग करना है, जब आप प्राइस कैलकुलेट कर रहे होंगे। ये मैं आपको पहले से जरा बता रहा होता हूं कि यार ये चीज आगे कहां पे आनी है, ताकि आपका एक तो इंटरेस्ट बने और आप इसको जरा ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ, ज्यादा फोकस करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये सारी क्लासिफिकेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि एक ज्यादा इस्तेमाल होगी, एक कम इस्तेमाल होगी, सारी ही हमारे लिए ज्यादा इस्तेमाल होंगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी बिहेवियर की। बिहेवियर, आपने अक्सर देखा होगा कुछ बच्चे घर में, हमारी फैमिलीज में कुछ बच्चे बड़े एग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, होता है ना। उनसे, बच्चों से बात करो वो आगे से लड़ना शुरू हो जाते हैं।
उनको बात समझाओ लड़ना शुरू कर देते हैं। मैं अपने बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं तो जनरली बच्चों की बात कर रहा हूं, ठीक है। एग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले बच्चे होते हैं। बाप ने कहा मुझे पानी ला दो, पानी का गिलास ला दो, पापा खुद ले लें, मैं नहीं ला के देना, अल्लाह ने आपको दो टांगे दो हाथ दिए, खुद ले लो, बाप को बच्चा कह रहा है। बिहेवियर। अब बिहेवियर यहां पे हम कह रहे हैं रिएक्शन को। कॉस्ट कैसे बिहेव करती है, कॉस्ट का रिएक्शन कैसा है, रिएक्ट कैसे करती है। जैसे आपके दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, एक दोस्त दूसरे को चपेट मारता है, दूसरा आगे से दो मार देता है, और एक छड़वाता है, जो छड़वाता है उसको चार पड़ जाती है, होता है कि नहीं। बिहेवियर, रिएक्शन। कॉज का यहां पे हम क्या देख रहे हैं, बिहेवियर देख रहे हैं, कैसे बिहेव करेगी। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैं तो खैर अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, साइंस मुझे वैसे ही शुरू से ही ना पसंद थी, और अल्लाह ताला ने ये कैरियर भी रखा हुआ था कि आर्ट्स पढ़नी थी, काउंटिंग की तरफ आना था। मुझे इंतहाई बुरी लगती थी केमिस्ट्री, इंतहाई बुरी लगती थी फिजिक्स, और सबसे बुरी लगती थी बायोलॉजी, जिसमें मेंढक का ऑपरेशन करो जी, ठीक है। वो नर्व सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, दिमाग का सिस्टम कैसे काम करता है जानवरों के अंदर, तो वो मैट्रिक लेवल पे इसी तरह ही थी। अब यहां पे हम ये कह रहे हैं कि कॉस्ट का बिहेवियर रिएक्शन क्या होगा। बात हो रही थी एक्शन और रिएक्शन की। अगर एक्शन होता है तो रिएक्शन भी होता है। आप एक बंदे को चपेट मारो, आगे से दो पड़ेगी। रिएक्शन, क्या रिएक्ट हुआ, आपने कुछ किया तो रिएक्ट हुआ ना। तो यहां पे हम रिएक्शन कॉस्ट का किसके अगेंस्ट देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी लेवल। क्या बोलते हैं जी, एक्टिविटी लेवल। हम अपनी कॉज का बिहेवियर माप रहे हैं अगेंस्ट टू द एक्टिविटी। अब जरा ध्यान से समझिएगा, मुझे बड़ी शदीद प्यास लगी है, मैं जाता हूं दुकान पे, मैं एक पेप्सी खरीदता हूं, और दुकानदार कहते हैं भाई एक पेप्सी की जो प्राइस है वो कितनी है, 70 रुपए, 70 रुपए की बोतल। प्यास मुझे लगी हुई है ज्यादा, मैं एक की बजाय दो चढ़ा देता हूं, ठीक है, दो पी लेता हूं। आप कुछ और कॉन्टेक्स्ट में ना समझ लेना कि चढ़ाना किसको कहते हैं, ठीक है। दो की पेप्सी की कीमत क्या अदा करूंगा, 70 रुपए दूंगा, ठीक है। अगर आपकी अपनी दुकान है तो फिर तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके किसी क्या कहते हैं किसी और की दुकान है तो कहेगा भाईजान एक बोतल पी है 70 रुपए की, दो पी है तुमने, अब तुम कितने पैसे दोगे, 70 जमा 70, दो पे डिस्काउंट वो नहीं देगा दुकानदार, दो पे नहीं देता पेप्सी की। कभी आपने दो पी हो तो आपको डिस्काउंट मिला, मुझे तो आज तक नहीं मिला यार। वो कहे भाई 4 पी लो, 5 पी लो, जितनी मर्जी पियो, तुमने लेनी एक बोतल कितने की है, 70 रुपए की। अब 3 पी लेता हूं, मैं कहता हूं यार मुझे और प्यास लगी है, जो मर्जी हो जाए, आपने 3 बोतलें पीनी है, ठीक है जी। कितने पैसे दोगे, 70 जमा 70 जमा 210 रुपए। अब यहां पे आपने जितनी एक्टिविटी ज्यादा की, आपने एक बोतल पी, दो पी, 3 पी, ये एक्टिविटी है बेसिकली, व्हाट यू हैव एक्चुअली डन। अब उसके साथ आपकी कॉस्ट भी चेंज हुई है, कॉस्ट भी बढ़ी है। इन टोटल तो आप 210 रुपए ही दे रहे हो ना, हर बोतल के कितने पैसे दे रहे हो, 70 रुपए, हर बोतल 70 रुपए की है, ठीक है जी, चेंज नहीं हो रही। तो 70 प्लस 70 और 70 प्लस 70 प्लस 70, ये यहां पे क्या है, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3। ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी के साथ चेंज करती है उसको हम यहां पे नाम देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या नाम दे रहे हैं, वेरिएबल। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरी कॉस्ट वेरी कर रही है, यस। मैं एक बेंच बनाता हूं 2000 रुपए का पड़ता है, 2 बनाऊंगा तो
4, 3 बनाऊंगा तो 6000, 4 बनाऊंगा तो 8000। As I am increasing my activity to produce more and more and more number of units, तो मेरी कॉस्ट भी चेंज होगी, प्रोपोर्शनली चेंज होगी। उस कॉस्ट को हम क्या नाम दे रहे हैं? वेरिएबल। क्या डेफिनेशन कह रहा है? चेंज इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, आप अगर कोई रॉ मटेरियल इस्तेमाल करें, एक बेंच को बनाने में 2 मीटर का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, अगर एक के लिए 2 इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 बेंच बनाने के लिए कितने करेंगे? 4। प्रोपोर्शनली हो रहा है ना। ऐसी कॉस्ट को हम क्या नाम दे रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बेटा, यहीं से इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन को, और इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को कम से कम 3 से 4 दिनों में कंप्लीट कर रहे होंगे, चैप्टर 2 को। इस पे थोड़ा सा हमारा टाइम ज्यादा इसलिए लगता है कि यहां पे कैलकुलेशंस आनी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बाय डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह ऑन वेडनेसडे आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होना चाहिए। कैलकुलेशंस में हम बात करेंगे हाई लो मेथड की, और ये फेवरेट एरिया ऑफ द एग्जामिनर है आपका, जो आगे टेस्ट होगा इंशाल्लाह। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हाई लो मेथड और कैलकुलेशंस के आते हैं। इसके अंदर मिक्स बाय द वे पूछता है आपसे, क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ लेता है, रियल सिनेरियोस देके। ये मैं बारहा कहता हूं कि इसका लेवल जो है थोड़ा सा हायर लेवल है। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हैं, ये इसका लेवल वो बेसिक लेवल नहीं है। यहां पे आपको रूटीन की एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल से वो टेस्ट करता है, और वहां पे आके बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पोजीशन में आ जाता है। तो मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ गाइड करता रहूंगा। जिस चीज के ऊपर ज्यादा इंफेसाइज करने की जरूरत होगी वहां पे मैं डेफिनेटली ज्यादा आपको एग्जांपल से कोशिश करूंगा समझ आ जाए बात, और आपको रियल लाइफ के अंदर, और आपको जो है प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन आए सामने तो आपको वो प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी। और इंशाल्लाह हमारे टेस्टिंग का यार क्या क्राइटेरिया, क्या वो दिन डिसाइड हुए हैं? एमए के टेस्ट मंडे, एवरी मंडे। सो आपका जो टेस्ट होगा ना, देखें चैप्टर 2 भी इंशाल्लाह उम्मीद है आपका ये खत्म हो जाएगा इस हफ्ते के अंदर। तो चैप्टर 1 और 2 का ना इकट्ठा मैं टेस्ट लूंगा बाय नेक्स्ट मंडे। तो यहाँ पे क्युमुलेटिव टेस्टिंग का सिस्टम होगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो हम आगे जाएं पिछले टॉपिक्स को टेस्ट जरूर करें। और यार ये नोट्स जरा मेक श्योर कीजिएगा कि इनको नोट्स सारे मिल जाएं, चैप्टर 1 का भी मिल जाए और चैप्टर 2 का भी हार्ड कॉपी में भी मिल जाए। सॉफ्ट फॉर्म में तो हमें अलाउड नहीं है नोट्स देना, लेकिन हार्ड कॉपी में हम दे सकते हैं आपको। ठीक है जी। और साथ साथ मैंने ना ग्रुप के अंदर शेयर की थी, कल आपके साथ शेयर की थी बेटा, हाँ दानिया के साथ। मैं आपको भी सेंड कर देता हूँ एग्जाम किट। आपके पास एग्जाम किट भी होनी चाहिए जो बच्चों को देनी है, बुक भी होनी चाहिए। 25-26 की बुक यार जरा देखना कि अवेलेबल है। 25-26 की किट और 25-26 की बुक कैप्लन की, और पॉकेट नोट्स। ये 3 चीजें हमने बच्चों को सॉफ्ट फॉर्म में, हर बच्चे को चाहे फेस टू फेस में पढ़ रहा है या ऑनलाइन पढ़ रहा है, हमने मेक श्योर करना है कि उनके पास ये रिसोर्स अवेलेबल हो। ठीक है जी। और क्या कहते हैं, नोट्स जो हैं इनको हार्ड कॉपी में मिल जाएंगे जो फिजिकल पढ़ रहे हैं। जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं पोर्टल पे प्लीज अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। कोई सवाल एट द एंड ऑफ दिस सेशन है तो पूछ लें। क्लियर है जी। चले इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। थैंक यू।